हेलो एवरीवन, आज हम फिर से आ चुके हैं आपके सामने एक नए चैप्टर के साथ विच इज चैप्टर नंबर 3 ऑफ हिस्ट्री। बट अकॉर्डिंग टू न्यू एनसीईआरटी दिस इज चैप्टर नंबर 6। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था इंडिया, दैट इज भारत। उस चैप्टर को एक्सप्लेन करने के बाद मैंने आपको वन शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो दी थी जिसमें वो पूरा चैप्टर होल समराइज हो चुका था। आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, द बिगिनिंग्स ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, विच इज अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। क्योंकि मुझे पर्सनली तो ये चैप्टर बहुत ज़्यादा पसंद है। क्यों? क्योंकि इस चैप्टर में हम पढ़ते हैं कि एंशियंट टाइम में जो सिविलाइजेशन की शुरुआत है वो कैसे हुई, किस तरीके से लोगों ने सेटलमेंट करना स्टार्ट किया, टाउन्स बनने स्टार्ट हुए, अर्बनाइजेशन का सेटअप स्टार्ट हुआ, लोगों का जो है ईटिंग हैबिट्स जो है वो नई नई आनी स्टार्ट हुई, उन्होंने ट्रेडिंग करना शुरू किया, ब्रिक्स वगैरह बनाने स्टार्ट किए, टूल्स, ऑर्नामेंट्स, ये सब चीज़ें स्टार्ट की। तो ये जो चैप्टर है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता होगा एनी काइंड ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, उन सभी तरीके के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जीएस का पेपर होता है, या फिर टीचिंग एग्जाम्स में आप सोशल साइंस का पेपर दे लो, पीजीटी लेवल पर हिस्ट्री का पेपर दे लो, कुछ भी दे लो, ये जो चैप्टर है द बिगिनिंग ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन उन सभी में वेरी इंपॉर्टेंट होता है ना। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जहां पर भी आपको एंशियंट हिस्ट्री के बारे में, एंशियंट हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर द बिगिनिंग्स ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। अब इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम इसमें पढ़ेंगे व्हाट इज अ सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन क्या होती है, व्हाट वाज द अर्लीस्ट सिविलाइजेशन ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इंडियन सब कॉन्टिनेंट का अर्लीस्ट सिविलाइजेशन क्या था। हम सभी जानते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन था, राइट? तो उसी के बारे में हम और पढ़ेंगे कि हड़प्पन सिविलाइजेशन को और किन किन नामों से जाना जाता था, कैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है वो केम इनटू एग्जिस्टेंस हुआ, व्हाट वर इट्स मेजर अचीवमेंट, हड़प्पन सिविलाइजेशन के मेजर मेजर अचीवमेंट्स क्या थे। ये तीन मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये बिग क्वेश्चंस है इस चैप्टर में जो हम पढ़ने वाले हैं। एज यूजल यू नो, जब भी मैं कोई चैप्टर स्टार्ट करती हूँ, चैप्टर के स्टार्टिंग में अगर किसी हमारे इंडियन थिंकर ने जो अपने थॉट्स से अपना स्टेटमेंट दिया होता है, हम सबसे पहले शुरुआत उसको रीड करके करते हैं। सो द मोस्ट एंशियंट सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया नोन variously as the Harappan, Indus or Indus Saraswati civilization was indeed remarkable in many ways. It showed how a well balanced community lives in which the difference between the rich and the poor are not glaring. In essence, the Harappan social scenario was not that of exploitation but of mutual accommodation. बीबी लाल इन्होंने ये स्टेटमेंट दी। इन्होंने ये बोला कि सबसे एंशियंट सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया जो है वो हमारा हड़प्पन सिविलाइजेशन है। यू कैन ऑल्सो कॉल इट इंडस सिविलाइजेशन और सरस्वती, इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन। ये एक ऐसा सिविलाइजेशन था जहां पर हर एक चीज का एक प्रॉपर मैनेजमेंट था, एक वेल बैलेंस्ड कम्युनिटी लिव करती थी। अब सोचो, हम और आप ये सोच सकते हैं कि आज तो साइंस बहुत तरक्की कर चुका है ना, लेकिन उस टाइम पर ऐसी कैसी साइंस थी, किस तरीके का साइंस था कि उन्होंने हर एक चीज को कितने वेल मेंटेन्ड वे में बनाया हुआ था, है ना। उस समय का सोसाइटी वॉज नॉट बेस्ड ऑन एक्सप्लॉयटेशन, रेदर इट वॉज बेस्ड ऑन एकोमोडेशन, है ना। सो लेट्स बिगिन विद द चैप्टर नाउ। ये देखो, ये हमारा नॉर्थ गेट एंट्रेंस है धोलावीरा में, कैस्टल एरिया का। कितना इंटरेस्टिंग है ना देख के। देयर वर नो सीमेंट, नथिंग, एंड स्टिल वो उस तरीके से घर वगैरह बनाते थे जो आज तक एक्सिस्टेंस में है। सबसे पहले जो क्वेश्चन मैंने अभी स्टार्ट करते हुए बोला था कि हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं व्हाट इज अ सिविलाइजेशन। एक सिविलाइजेशन क्या होता है? देखो, सिविलाइजेशन को डिफाइन करने के लिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिए गए हैं। सॉरी, बीच बीच में थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है बिकॉज आई एम नॉट फीलिंग वेल टुडे, स्टिल लेट्स मूव ऑन। सो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हमारे सिविलाइजेशन के। अगर ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स एक सोसाइटी के अंदर होता है तो हम उसको कहते हैं कि ये एक सिविलाइजेशन है ना। द फर्स्ट वन इज गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, है ना। किसी भी एरिया में वहाँ का गवर्नमेंट कैसा है, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है, अगर है तो हम उसे बोलेंगे कि भाई सिविलाइज एरिया है। नेक्स्ट इज अर्बनिज्म, है ना। टाउन प्लानिंग, ग्रोथ ऑफ सिटीज, देयर मैनेजमेंट जनरली इंक्लूड्स वाटर मैनेजमेंट, ड्रेनेज सिस्टम। जो हमारे पिछले सिविलाइजेशन है, हड़प्पन सिविलाइजेशन में वाटर मैनेजमेंट के ऊपर, ड्रेनेज सिस्टम के ऊपर बहुत फोकस किया गया था। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स इज क्राफ्ट, जिसके अंदर रॉ मटेरियल्स इंक्लूड है, कैसे उसका प्रोडक्शन होता था, कैसे उसको इंटरमीडिएट गुड्स से फिनिश गुड्स में हम कन्वर्ट करते थे। ठीक है, फिर है नेक्स्ट इज ट्रेड। ट्रेडिंग किस तरीके से किया जाता था डिस्टेंट रीजन के साथ, विद इन दी एरिया और आउट ऑफ द बाउंड्री ऑफ द एरिया। राइटिंग्स किस तरीके से रिकॉर्ड्स में आई, वो लोग किस तरीके से रिकॉर्ड्स रखते हैं, हम लोग किस तरीके से कम्युनिकेट करते हैं, चाहे उस समय के लोग थे चाहे इस समय के लोग हैं। कल्चरल आइडियाज अबाउट लाइफ, वर्ल्ड, है ना, इन सब चीज़ों के ऊपर, आर्ट, आर्किटेक्चर, लिटरेचर,
oral ट्रेडिशन, सोशल कस्टम्स, इन सब चीजों के ऊपर बताया है. एंड द नेक्स्ट इज प्रोडक्टिव एग्रीकल्चर, इनफ टू फीड नॉट जस्ट द विलेज बट ऑल्सो द सिटीज, है ना. इतना हो कि सिर्फ आप गाँव को नहीं बल्कि सिटीज को भी फीड कर सकते हो. तो जहां पर ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, है ना, अर्बनाइजेशन, अर्बनिज्म, एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट, क्राफ्ट, ट्रेड, राइटिंग, कल्चरल आइडियाज, एग्रीकल्चर, इन सभी चीजों को कंबाइंडली वी कैन कॉल सिविलाइजेशन. यानी किसी भी जगह को हम सिविलाइज्ड या सिविलाइजेशन तब बोलेंगे जब ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें हमें देखने को मिलते हैं. ओके, मूव ऑन टू नेक्स्ट. देखो, बिगनिंग ऑफ मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन. मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन का बिगनिंग हुआ था 4000 बीसीई में. इजिप्टियन सिविलाइजेशन का बिगनिंग हुआ 3000 बीसीई में. और हमारा इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन, और वी ऑल्सो कॉल इट हड़प्पन सिविलाइजेशन, इसकी शुरुआत हुई 2000 बीसीई में. ये बेसिकली एक टाइमलाइन दिखाया गया 2600 टू 1900 बीसीई तक कि किस तरीके से कौन कौन सी सिविलाइजेशन किस किस एरा में एग्जिस्टेंस में आई है. देखो, फ्रॉम विलेज टू सिटी. अब हम बात करते हैं विलेज टू सिटी कैसे बना. वास्ट प्लेन ऑफ पंजाब. पंजाब को जो है आज टुडे डिवाइडेड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, है ना, एंड सिंध जो कि अब पाकिस्तान में है, आर वाटर्ड बाय द इंडस रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज. ठीक है, पंजाब के प्लेन्स और सिंध के, इनको जो इंडस रिवर है और जो इसकी ट्रिब्यूटरीज है उनसे क्या मिलता है, वाटर मिलता है. और इसी वजह से वो जो रीजन है वो काफी ज्यादा क्या है, फर्टाइल है ना. और फर्टाइल होने की वजह से वो एग्रीकल्चर के लिए काफी फेवरेबल है. लिटिल फर्दर ईस्ट में अगर हम जाते हैं, फ्यू मिलेनियम अगो, कुछ एक और रिवर है हमारी सरस्वती, यूज टू फ्लो फ्रॉम फुट हिल्स ऑफ हिमालय, है ना. हिमालय के फुट हिल से ये रिवर बहा करती थी. अब तो फिर भी ये रिवर क्या है, सीजनल हो गई है ना, जब बारिश होती है उसी वक्त ही बहती है, अदरवाइज ये पूरे टाइम सूखी रहती है. पहले ये हिमालय के फुट हिल्स में थी. कौन सी रिवर की हम बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट सरस्वती रिवर. थ्रू हरियाणा, पंजाब, पार्ट्स ऑफ राजस्थान एंड गुजरात, इस रीजन से पहले हमारी सरस्वती रिवर भी बहा करती थी. इन दिस होल रीजन फ्रॉम अबाउट 3500 बीसीई विलेजेस ग्रू इनटू टाउन्स. यानी इन सभी रीजन, सरस्वती रिवर जिस जिस रीजन से होकर गुजरती थी उन सभी रीजन के आसपास पहले टाउन्स जो थे वो ग्रू हुए. विद इंक्रीजिंग ट्रेड, टाउन ग्रू हुए तो ट्रेडिंग भी स्टार्ट हुई, एक्सचेंजिंग स्टार्ट हुई. फिर टाउन जब सिटीज में कन्वर्ट होनी शुरू हुई, और ये जो ट्रांजिशन हैपन हुआ वो 2600 बीसीई में हुआ. ओके, हाँ. सो फर्दर ऑन, आर्कियोलॉजिस्ट ने इस सिविलाइजेशन को बहुत सारा नाम दिया है ना, जिसको हम वेरी फेमसली हड़प्पन सिविलाइजेशन तो हम सभी जानते हैं ना. इसके अलावा इस सिविलाइजेशन को और क्या क्या नाम आर्कियोलॉजिस्ट ने दिया. तो सबसे पहले तो इंडस बोला गया, है ना, फिर हड़प्पन बोला गया, फिर इंडस सरस्वती बोला गया, फिर सिंधु सरस्वती बोला गया, बिकॉज इंडस इज ऑल्सो नोन एज सिंधु, है ना. इंडस को ही सिंधु कहते हैं, राइट. डोंट कंफ्यूज इन इट कि सिंधु क्या इंडस क्या है, इसी को ये बोला जाता है. और इट्स हैबिटेट्स आर कॉल्ड हड़प्पन्स. ठीक है, मतलब इंडस बोला, हड़प्पन बोला, इंडस सरस्वती बोला, सिंधु सरस्वती बोला, इन सभी को ये सारे नाम दिए किसने, आर्कियोलॉजिस्ट ने ये सारे नाम दिए हैं. एंड जो यहाँ पे रहने वाले लोग थे उनको हड़प्पन्स बोला जाता था, इसलिए लेटर ऑन हड़प्पन सिविलाइजेशन भी लोग इसे बोलते हैं. एंड इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड. हमें पता ही है पूरी दुनिया का सबसे पुराना सिविलाइजेशन है ये, हमने अभी भी टाइमलाइन में आपको दिखाया. दिस डेवलप इज ऑल्सो कॉल्ड द फर्स्ट अर्बनाइजेशन ऑफ इंडिया. इसको हम पहला अर्बनाइजेशन ऑफ इंडिया भी कहते हैं. वाई दिस इज सो, क्योंकि अब आगे हम पढ़ेंगे कि हम इसको फर्स्ट अर्बनाइजेशन क्यों कहते हैं. क्योंकि यहाँ पे एक वाटर मैनेजमेंट प्रॉपर था, ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर था, इन्होंने घरों को इस तरीके से प्रॉपरली मैनेज करके बनाया हुआ था. मोहनजोदाड़ो में आप ग्रेट बाथ वगैरह के बारे में देखोगे तो इन सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे. देखो, ये जो आपको टेबल दिख रही है, दिस इज द मोस्ट एंड द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल. एग्जाम्स में बहुत सारे तरीके के कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में ये आता है. हड़प्पन सिटी और मॉडर्न स्टेट कौन सा है, किस रीजन में ये पाया जाता है. जैसे धोलावीरा है, आज का पंजाब में है. हड़प्पा गुजरात में है. कालीबंगन सिंध में है. मोहनजोदाड़ो, सिंध कहाँ पर है हमारा, फाइंड आउट, इट्स इन पाकिस्तान. मोहनजोदाड़ो हरियाणा में है. और राखी गढ़ी राजस्थान में है. गानवेरी वाला ये पाकिस्तान के चौलिस्तान में है ना. ये गानवेरी वाला जो है ना, ये हमारा सरस्वती रिवर के पास वाला सिविलाइजेशन है. ठीक है, सिटी है, सॉरी. देखो, मूव ऑन टू नेक्स्ट. आगे हमारा आता है द सरस्वती रिवर के बारे में हम थोड़ा पढ़ लेते हैं, क्योंकि अभी तक हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में तो हम जानते हैं. इंडस रिवर के पास बसी हुई जो सिविलाइजेशन है दैट इज नोन एज दिस. देखो, सबसे पहले ना हम एक बार ये मैप देख लो. इस मैप के अकॉर्डिंग, इस मैप पे है ना, इस मैप के अकॉर्डिंग देखो, द मैप शोज हमारा जो मैप है वो एक तो इंडस रिवर को दिखा रहा है, और इसके साथ जो इसके 5
मेन ट्रिब्यूटरीज हैं उनको दिखा रहा है। देखो अगर आप ध्यान से देखो तो दिस इज रिवर इंडस, है ना। अब इसके 5 ट्रिब्यूटरीज हैं। द फर्स्ट वन इज दिस रिवर इंडस, सेकेंड इज रिवर झेलम, थर्ड इज रिवर चिनाब, फोर्थ इज रिवर रावी एंड फिफ्थ इज रिवर सतलुज। ठीक है, दीज आर दी 5 हमारे जो है इंडस के ट्रिब्यूटरीज हैं। इसके हम बारे में बात कर रहे हैं। झेलम, चिनाब, रावी, सतलुज। ठीक है, रिमेंबर दिस, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना इन्हें। ये 5 हमारी जो है इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं, और इस इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरीज के आसपास ही बहुत सारे जो है हमारे उस समय जो सिटीज हैं वो ग्रू हुए हैं। ठीक है, द मैप शोज द इंडस रिवर एंड इट्स मेन ट्रिब्यूटरीज, वो पता ही चल गया। इंपॉर्टेंट सिटी जो है ग्रू अलोंग दोज रिवर्स सच एज मोहनजोदाड़ो एंड हड़प्पा। हड़प्पा सिविलाइजेशन, हड़प्पा सिटी एंड मोहनजोदाड़ो, ये जो 2 सिटीज हैं ये इंडस रिवर के आसपास ही हुए हैं। लेकिन इसके अलावा एक और रिवर है यहाँ पे विच इज सरस्वती। सरस्वती रिवर जो है विच टुडे गोज बाय द नेम ऑफ घाघर। इंडिया में घाघर बोलते हैं और पाकिस्तान में हाकरा बोलते हैं, जिसे घाघर हाकरा रिवर भी बोला जाता है। किसे? सरस्वती को। पहले इसे हम सरस्वती बोलते थे, आज भी समटाइम्स लोग इसको सरस्वती कहते हैं, लेकिन अब मेजोरिटी में जो इसका नाम है वो घाघर हाकरा रिवर के नाम से जाना जाता है। सरस्वती रिवर जो है फर्स्ट मेंशन किसमें हुआ था? ऋग्वेदा में मेंशन किया गया था। सरस्वती बेसिन इंक्लूड नॉट ओनली 2 मेजर सिटीज, अब इसमें 2 मेजर सिटीज हैं, राखीगढ़ी एंड गानवेरी वाला। गनवेरी वाला जो हमने गनवेरी वाला अभी इसमें पढ़ा था ना, गनवेरी वाला पाकिस्तान के चोलिस्तान में है। ये 2 मेजर सिटीज हैं जो सरस्वती रिवर के पास उस समय ग्रू हुए। इसके अलावा और भी बहुत सारे छोटे छोटे जो है हमारे सिटीज टाउन्स छोटे छोटे इसके आसपास हुए, जैसे फरमाना हरियाणा में है, कालीबंगन राजस्थान में है, और भिराना, बन्नावली, है ना। देखो ये अगर आप मैप में देखो तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा, ये रहा भिराना, राखीगढ़ी, फरमाना एंड ऑल। So these are the few towns which were also grew beside the सरस्वती रिवर्स के ट्रिब्यूटरीज के। ठीक है, तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि जो हमारी 2 सिविलाइजेशन रही, हड़प्पन सिविलाइजेशन एंड हड़प्पन सिविलाइजेशन मतलब एक ही सिविलाइजेशन है, हड़प्पन सिविलाइजेशन, जो कि इंडस रिवर के पास में ग्रू हुई है, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो। इसके अलावा छोटे छोटे और भी टाउन्स एंड सिटीज हैं जो सरस्वती रिवर के आसपास भी ग्रू हुई है। होपफुली अभी तक देखो जो हमारा ओल्ड एनसीईआरटी था इसमें ना हम हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ते थे, सरस्वती रिवर के बारे में इतना एक्सप्लेन नहीं किया गया था, लेकिन इस न्यू एनसीईआरटी में इसके बारे में भी है। इसका मतलब यू हैव टू रिमेंबर इट ऑल्सो, क्योंकि आने वाले अपकमिंग एग्जाम्स में इनसे पूछे जा सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने न्यू एनसीईआरटी लॉन्च कर दी है, कई स्कूलों में इसका इस्तेमाल अब होने जाने लगा है। नाउ मूव ऑन टू टाउन प्लानिंग। अब जो है ये लोग टाउन प्लानिंग कैसे करते हैं? अभी तक तो हमने बात की सिविलाइजेशन के बारे में, है ना, सिविलाइजेशन के बारे में कि हम सिविलाइजेशन क्यों बोलते हैं, मतलब किस चीज को हम सिविलाइजेशन बोलते हैं, कैसे हम सिविलाइजेशन बोल सकते हैं। तो सबसे पुरानी जो हमारी पुरानी सिविलाइजेशन है वो हमने ये भी पढ़ लिया कि हड़प्पन सिविलाइजेशन है ना। इसके बाद हमने ये पढ़ लिया कि जो हमारा इंडस रिवर है, इस इंडस रिवर की 5 ट्रिब्यूटरीज हैं, 5 ट्रिब्यूटरीज रिवर हैं, इनके आसपास बहुत सारे स्टेट्स और बहुत सारे सिटीज जो हैं वो ग्रू अप हुए हैं। इसके साथ 2 मेन टाउन्स जो हैं वो ग्रू हुए, जो कि एक हमारा हड़प्पा कहलाता है एंड द अनदर वन इज मोहनजोदाड़ो, है ना। ये हमने पढ़ लिया। इसके अलावा हमने एक और रिवर के बारे में पढ़ा विच इज सरस्वती रिवर, जिसको अभी हम क्या बोलते हैं, घाघर हाकरा रिवर, है ना, वो बोला जाता है। इसके इसके पास भी बहुत सारे हमारे स्मॉल स्मॉल जो है सिटीज ग्रू हुए हैं, 2 बड़े टाउन्स भी यहाँ पे जो है ग्रू हुए, है ना। इनके बारे में बेसिकली सरस्वती रिवर के बारे में मैंने आपको बताया कि ये जो रिवर है ये हिमालय के फुट हिल से निकला था, पंजाब राजस्थान जैसे एरियाज में होके बहता है, लेकिन अभी क्योंकि ये अब सीजनल रिवर हो चुका है, रेनफॉल के टाइम पर ही ये क्या होता है, ये बहती है। अब हम आ गए हैं टाउन प्लानिंग के ऊपर। तो देखो हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो नाउ इन पाकिस्तान, ये दोनों ही अब क्या है, पाकिस्तान में है। वर द फर्स्ट 2 सिटीज ऑफ दिस सिविलाइजेशन टू बी डिस्कवर्ड, है ना। इस सिविलाइजेशन के पहले 2 ऐसे सिटीज थे जो डिस्कवर हुए, एंड देयर आइडेंटिफिकेशन गोज बैक टू 1924 सेंचुरी अगो जो है इनकी आइडेंटिफिकेशन हुई, एंड सेवरल साइट्स फॉलोड इन इंडस प्लेन, विच इज वाई द सिविलाइजेशन वॉज इनिशियली कॉल्ड इंडस वैली सिविलाइजेशन, क्योंकि इस सिविलाइजेशन का जो मेजोरिटी ऑफ पार्ट हम कहते हैं वो जो ग्रू हुआ वो इंडस रिवर के आसपास ही ग्रू हुआ था, इसी वजह से इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा गया। और हमने पहले भी ये पढ़ा कि इंडस रिवर के आसपास या फिर किसी भी रिवर के आसपास
क्यों लोग सेटल होते थे, उनका मेन जो पर्पस होता था दैट वाज फॉर एग्रीकल्चर। एक फर्टाइल लैंड उनको मिल जाती थी और एग्रीकल्चर करने में उनको वहाँ बहुत आसानी रहती थी, इसीलिए वो लोग स्टार्टिंग में वहाँ पर स्टेब्लिश होना स्टार्ट हुए। ठीक है, अगर आपको किसी भी तरीके की कोई भी कंफ्यूजन लग रही है तो आप तो मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बिलो। अगर आपको लगता है कि कोई कमी रह गई है इसमें पढ़ाने में तो आप वो भी मुझे क्लैरिफाई कर सकते हैं, सो दैट मैं आगे से उसको ध्यान रखूं। सो द लार्जर हड़प्पन सिटीज वर बिल्ट अकॉर्डिंग टू द प्रिसाइज प्लान। जितने भी बड़े बड़े हड़प्पन सिटीज थे ना, उनको जब हम देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि प्रॉपर वेल प्लान के प्लानिंग के साथ उसको बनाया गया। मतलब वो इतने देखने में अमेजिंग है कि ऐसा लगता है कि कितने बड़े किसी आर्किटेक्ट ने किसी इंजीनियर ने कितने सोच समझ के उन चीजों को बनाया होगा। दे हैड वाइड स्ट्रीट्स ओरिएंटेड टू दी कार्डिनल डायरेक्शंस, है ना, हर 90 डिग्री पे उनका, ये देखो ये स्ट्रीट हर 90 डिग्री पे ऐसे मुड़ जाता था। ठीक है, इस तरीके से उन्होंने ये बनाया हुआ था। ठीक है, मोस्ट सिटीज सीम टू बी हैव बीन सराउंडेड बाय फोर्टिफिकेशन। ज्यादातर जो सिटीज थी वो चारों साइड से क्या फोर्टिफाइड होती थी, फोर्टिफाइड ताकि सिक्योरिटी उनको अच्छे से मिल सके। और दो डिस्टिंक्ट पार्ट्स थे इसमें, अपर टाउन एंड लोअर टाउन। जो अपर टाउन होता था वो लोकल एलिट रहते थे इसमें बेसिकली, और जो लोअर टाउन होता था उसमें कॉमन पीपल रहते थे। अब लोकल एलिट इनके क्लास में क्या था, अब ऐसा कोई उस समय पर कोई राजा महाराजाओं वाला बहुत ऐसा सिस्टम नहीं था। बस ये था कि जिनको इन्होंने अपने में से कुछ लीडर्स चुने हुए होते थे, वो जो लीडर्स होते थे वो अपर टाउन में रहा करते थे, जो रिस्पॉन्सिबल होते थे कॉमन पीपल की देखभाल के लिए, और जो कॉमन पीपल थे वो लोअर टाउन में रहा करते थे। सम लार्ज बिल्डिंग सीम टू हैव बीन यूज फॉर कलेक्टिव पर्पस, फॉर इंस्टेंस वेयर हाउसेज वेयर गुड्स टू बी ट्रांसपोर्टेड वर स्टोर्ड, है ना। कुछ ऐसे भी वहां पर जो है बिल्डिंग्स मिले, बड़े बड़े बिल्डिंग, जिनको सो देखकर ऐसा लगा कि ये शायद कुछ लार्ज बिल्डिंग्स जो थे वो कॉमन पर्पस के लिए इस्तेमाल होते होंगे, वहां पर फूड स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता होगा, वेयर हाउसेस के तौर पर उसको यूज किया जाता होगा। इंडिविजुअल हाउसेज ऑफ वेरियस साइज लाइन द स्ट्रीट्स एंड स्मॉलर लेन्स। और छोटे छोटे इंडिविजुअल हाउसेस थे, बहुत सारे शेप एंड साइजेस के, जो इन्हीं लेन के साइड साइड में बने हुए थे, जिससे ये पता लगा कि शायद यहाँ पर ये लोग रहा करते थे। ठीक है, मूव ऑन टू नेक्स्ट। ऑल दोज बिल्डिंग्स वर जनरली मेड ऑफ ब्रिक्स। ये जितने भी बिल्डिंग्स थे वो सारे किसके बने हुए थे, ब्रिक्स के बने हुए थे। दे डोंट नो द यूज ऑफ सीमेंट, है ना, उस समय सीमेंट वगैरह तो था नहीं, उनको नहीं पता था सीमेंट से कैसे घर बनाते हैं, तो वो लोग ब्रिक्स से बनाते थे। द पर्पस ऑफ सम ऑफ द स्ट्रक्चर्स रिमेन्स अ मैटर ऑफ डिबेट। देखो ऐसे ना इन सिविलाइजेशंस में हड़प्पन या मोहनजोदाड़ो जो सिविलाइज वो है सिटीज हैं, इन सिटीज में ना जो घर, इन टाउन्स में जो घर बने थे उनमें ना बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर्स मिले इन्हें, ऐसे जो कि अभी भी डिबेट का मैटर ऑफ डिबेट है, यानी क्लैरिफाई नहीं हो पाता है कि वो किस लिए बनाए गए होंगे। जिनमें से एक है द ग्रेट बाथ ऑफ मोहनजोदाड़ो, है ना, द वेरी वेरी फेमस द ग्रेट बाथ ऑफ मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो का जो एक ग्रेट बात है ये भी अभी तक भी डिबेट का एक जो है पॉइंट बना हुआ है कि ये इतना बड़ा स्ट्रक्चर किस लिए बनाया गया होगा, है ना। क्योंकि ये जो है 12 into 7 मीटर जो इसका पूरा का पूरा मेजरमेंट है इस टैंक का वो है, एंड हैड वाटर प्रूफिंग मटेरियल, है ना। कितना इंटरेस्टिंग है ये जानना कि उस समय पर जो ये ग्रेट बाथ बनाया गया था ना, तो उसको चार साइड ना वाटर प्रूफ किया गया था इसको, ताकि ये खराब ना हो। सोचो उस टाइम पर वाटर प्रूफिंग का सिस्टम शुरू हो चुका था। हम अभी के टाइम में सोचते हैं दैट वी आर वेरी वेरी बिग इंजीनियर और आर्किटेक्चर, वो हम हैं, लेकिन उस टाइम पर साइंस आज से भी ज्यादा, मुझे ऐसा लगता है कि आज से भी ज्यादा एडवांस रही होगी। नेचुरल बिटुमिन का इस्तेमाल किया गया था, जो कि एक तार के फॉर्म का होता है, जिसका इस्तेमाल वाटर प्रूफिंग के लिए किया गया था, और इसको बड़े ही केयरफुली ब्रिक्स के ऊपर, टॉप ऑफ द ब्रिक्स बड़े केयरफुली इनको लेयर आउट किया गया था। ठीक है, द टैंक वो सराउंडेड बाय, अब टैंक के चारों साइड क्या थे, बहुत छोटे छोटे रूम्स बने हुए थे, है ना, इस तरीके से देखो ये छोटे छोटे रूम्स जो है टैंक टैंक के चारों साइड में बने हुए थे, और वन ऑफ विच कंटेन अ वेल, और हर एक पे क्या होता था, वेल होता था। देयर वॉज अ ड्रेन इन वन कॉर्नर ऑफ द टैंक ऑफ द एम। अब क्या था वहां पे ना हर कॉर्नर पे देयर वॉज अ ड्रेन, है ना, एक कॉर्नर पर एक ड्रेन जैसा सिस्टम बनाया हुआ था, एक नाली नुमा रास्ता जैसा कुछ बना रखा था। ऐसा माना जाता है कि शायद ये ना उसको उसको वॉश करने के लिए, क्लीन करने के लिए होता होगा। जो ये ग्रेट बात है ना, ये जब पानी भर गया, यूज हो गया, तो फिर उस पानी को इस ड्रेन के रास्ते से एम्प्टी किया जाता होगा, निकाला जाता होगा बाहर,
और उसके बाद फिर से इसके ऊपर क्या किया जाता होगा, फ्रेश वाटर को रिफिल किया जाता होगा ना। यू कैन अंडरस्टैंड ना, दीज थिंग्स आर वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। अगर आप सामने से इन चीजों को देखोगे, जस्ट इमेजिन द एरा, वो टाइम जब आप ये सारी चीजें अगर अपनी आंखों से देखो तो कितना मिस्टीरियस लगता है कि कैसे वो लोग ये सारी चीजें करते होंगे, है ना। चलो, मूव ऑन टू नेक्स्ट। देखा जाए तो हिस्ट्री इज वेरी इंटरेस्टिंग, लेकिन बच्चे इसको बहुत ज्यादा बोरियत समझ के पढ़ते हैं ना। व्हाट वाज द पर्पस ऑफ सच ए स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि इस तरीके के जो स्ट्रक्चर्स बनाए जाते थे, जो इतने बड़े बड़े कुछ स्ट्रक्चर्स थे जो समझ से परे थे, जो उसको समझ में नहीं आता था कि ये बनाया ही किस लिए होगा, तो आर्कियोलॉजिस्ट ने इसके लिए बहुत सारे पॉसिबल इंटरप्रिटेशंस दिए। क्योंकि देखो, हिस्ट्री 100% ट्रुथ हम उन सब चीजों को तब तक नहीं कह सकते जब तक कि हमें कोई एविडेंस ना मिले, है ना। तो वी इंटरप्रेट द थिंग्स। तो आर्कियोलॉजिस्ट ने इन पर्पजेस को कुछ अलग अलग पॉसिबल इंटरप्रिटेशन दिए, जैसे कि कुछ ने कहा कि पब्लिक बात होता हो मीन्स जो ये हमारा ग्रेट बात बनाया गया है, वहां पर ग्रेट बात पे हो सकता है लोग पब्लिकली बात करते होंगे, या फिर बात फॉर रॉयल फैमिली ओनली, या सिर्फ रॉयल फैमिली के लोग ही इसमें नहाते होंगे, और अ टैंक यूज फॉर रिलीजियस रिचुअल्स, या फिर ये टैंक जैसा बनाया गया होगा, कुछ रिलीजियस रिचुअल्स में इसका इस्तेमाल किया जाता होगा। सो जो फर्स्ट इंटरप्रिटेशन इज नाउ रूल्ड आउट, क्योंकि ये जो पहला था कि पब्लिक बात करते होंगे, ये अब निकाल दिया गया है। क्यों निकाल दिया गया? क्योंकि यहाँ पर इस टाउन में देखा गया, इस सिटी के अंदर, कि जितने भी घर थे ना, सब घर में अपना इंडिविजुअल बाथरूम था। कैन यू इमेजिन? कुछ टाइम तक पहले गांव वगैरह में शौचालय भी नहीं हुआ करते थे, है ना, लोग जंगलों में जाया करते थे। और ये उनसे भी पुरानी है सिविलाइजेशन, कितनी ओल्ड सिविलाइजेशन है, स्टिल दे हैव बाथरूम्स, है ना, देखो। तो दे वर सो मच सिविलाइज्ड। अब हम आ जाते हैं वाटर मैनेजमेंट, कि वो लोग वाटर मैनेजमेंट, क्योंकि मैंने बताया इस सिविलाइजेशन की जो दो खास बात थी, सबसे पहला हमारा वाटर मैनेजमेंट था इनका, और दूसरा था ड्रेनेज सिस्टम, जिस पे इन्होंने बहुत ध्यान दिया था, है ना। आजकल दिल्ली के तो, दिल्ली में आप देख लो तो ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर है ही नहीं, किसी भी गली मोहल्लों में देख लो तो ऐसे ही ड्रेन्स खुले रहते हैं। बट उस टाइम पर इन लोगों ने ड्रेनेज सिस्टम को भी कितना इंपॉर्टेंस दिया था, देना भी चाहिए। सो वाटर मैनेजमेंट कैसा था? द हड़प्पन गेव मच इंपॉर्टेंस टू वाटर मैनेजमेंट एंड क्लीनलीनेस। उनके सिटीज को देखकर, जिस तरीके का वो स्ट्रक्चर बनाया गया था, उन स्ट्रक्चर्स को देखकर ही ये समझ में आता है कि दे वर वेरी मच कीन अबाउट क्लीनलीनेस। क्लीनलीनेस को लेकर वो लोग बहुत ज्यादा जो थे, अवेयर थे। साफ सफाई होनी बहुत ज्यादा जरूरी है, इस तरीके से, इसलिए वाटर मैनेजमेंट बहुत प्रॉपर होना जरूरी है। दे ऑफन हैड सेपरेट एरियाज फॉर बाथिंग इन देयर होम। उनके घरों में सेपरेट एरियाज भी बने हुए थे नहाने के लिए। सोचो, दे वर कनेक्टेड टू अ लार्जर नेटवर्क ऑफ ड्रेन ब्लो द स्ट्रीट्स एंड टुक द वेस्ट वाटर अवे। और हर घर में उन्होंने जिस तरीके से घर बनाए हुए थे ना, हर घर की बाहरी दीवार ना ड्रेन से मिली हुई होती थी। तो उसमें क्या होता था कि घर का जितना भी वाटर है उस ड्रेन में बह के जाता था, और पूरे सिटी में जितने भी ड्रेन्स है, वो सारे के सारे ड्रेन्स सिटी के बाहर एक एरिया में कनेक्टेड होते थे, और वहां पे जाके वो सारा का सारा पानी जो था फ्लो आउट होता था। इससे क्या होता था, जो पूरा सिटी एरिया है, पूरा स्ट्रीट है, वो क्लीन रहता था। ठीक है, आप देख सकते हो ये इमेजेस, वो इन्हीं सारे ड्रेन वगैरह की ही इमेजेस है। ठीक है, ये देखो, ये है अ लार्ज रिजर्वेयर कट इन द रॉक ऑफ धोलावीरा। इसमें क्या है देखो, इन मोहनजोदाड़ो पीपल ड्रू वाटर फ्रॉम हंड्रेड ऑफ वेल्स मेड ऑफ ब्रिक्स, है ना। बट इन अदर रीजन, अब क्या होता था, वेल्स वगैरह बनाए जाते थे, उसमें से पानी जो है, वेल्स वगैरह बनाए गए थे ब्रिक्स वगैरह से, तो मोहनजोदाड़ो में लोग उनसे पानी का इस्तेमाल करते थे। बट कुछ ऐसे रीजन थे जहाँ पे पॉन्ड्स या फिर ह्यूमन मेड रिजर्वॉयर्स थे, ठीक है, जहाँ से लोग वाटर का यूज करते थे। इन द केस ऑफ धोलावीरा, अगर धोलावीरा की हम बात करें, जो रन ऑफ कच्छ गुजरात में है, लार्जेस्ट रिजर्वेयर यहाँ पे मिला है 73 मीटर इन लेंथ, जिसकी लेंथ कितनी है, 73 मीटर। देखो, ये भी एक तरीके का आपका जीएस का क्वेश्चन बन सकता है। ऐसे ही जो हमारा हिस्ट्री है, या ज्योग्राफी है, या पॉलिटी है, उसमें इस तरीके के क्वेश्चंस ही तो हमारे जीएस के क्वेश्चंस बनते हैं, है ना। लार्जेस्ट रिजर्वेयर कहाँ पे आया, अगर आपसे पूछा जाए लार्जेस्ट रिजर्वायर, है ना, वो कहाँ पर है, तो यू कैन से कि धोलावीरा में है ना। धोलावीरा कहाँ पर है, दैट इज इन गुजरात में है। उस रिजर्वेयर की लेंथ कितनी है, दैट इज 73 मीटर इन लेंथ, है ना। सो एट धोलावीरा इस तरीके के एटलीस्ट 6 लार्ज रिजर्वर्स बिल्ड विद स्टोन इवन कट इनटू रॉक्स। धोलावीरा में इस तरीके के 6 और बड़े बड़े रिजर्वर्स जो है मिले हैं, जो स्टोन से या फिर पहाड़ों को कट करके बनाए गए हैं। मोस्ट ऑफ देम वर कनेक्टेड थ्रू अंडरग्राउंड ड्रेन।
ज़्यादातर अंडरग्राउंड ड्रेन से कनेक्टेड है ताकि इफिशिएंट वाटर हार्वेस्टिंग हो सके और वाटर डिस्ट्रीब्यूशन हो सके। उन्हीं में से एक एग्जांपल ये जो आपको दे रखा है, ये धोलावीरा में वही एक जो है लार्ज रिजर्वायर है जिसको रॉक को कट करके बनाया गया है और इसकी जो लेंथ है वो 33 मीटर है। ठीक है, इसी तरीके के टोटल 6 ऐसे रिजर्वायर्स जो हैं आपको धोलावीरा में देखने को मिलते हैं। अंडरस्टैंड? तो आई होप ये जो चैप्टर है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। देखो अभी ये चैप्टर हमारा यहीं पे खत्म नहीं होता है, इसमें अभी हम पार्ट 2 भी करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि इस चैप्टर में अभी हम आगे पढ़ेंगे कि वो क्या खाते थे, ट्रेडिंग उनकी कैसे होती थी, है ना, उनका टाउन उन्होंने किस तरीके से स्टैब्लिश किया था, इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। कैसे वो लोग ट्रेडिंग करते थे, तो भाई ऑर्नामेंट्स कैसे बनाना स्टार्ट किया, टूल्स कब से बनाना शुरू किए। तो क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा लेंदी था तो इसीलिए मैंने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। दिस इज द पार्ट 1 एंड टुमारो वी विल कवर द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। एंड दिस चैप्टर इज फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर यू कैन से। क्योंकि जब हम एंशियंट हिस्ट्री की शुरुआत करते हैं तो उसकी शुरुआत ही इंडियन सिविलाइजेशन से होती है। आई होप आप सभी को मेरा पढ़ाने का तरीका शायद अच्छा लग रहा हो, और अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करिए और शेयर करिए। एंड आई होप कि मेरे इस पढ़ाने से आपको इतनी हेल्प हो सके कि आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें आप बेझिझक बिना डरे, एनसीईआरटी को लेके बहुत से स्टूडेंट डरते हैं, तो बिना डरे आप एग्जाम अटैम्प्ट करें। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, अपकमिंग एग्जाम, चाहे वो स्कूल का है, चाहे वो सीयूईटी है, चाहे वो किसी भी तरीके का कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में, इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में।